यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं महिला महाविद्यालय परिवार की मुखिया प्राचार्य डॉक्टर इंदिरा शुक्ला जी का, इसके पश्चात कार्यक्रम मिशन शक्ति के समन्वयकगणों का, विशेष तौर पर रमनिका, समाजशास्त्र विभाग और समाजशास्त्र विभाग की प्रवक्तागणों प्रिय उत्तरादी डॉक्टर जया पांडे और डॉक्टर शिवांगी सिंह का आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित अन्य विभागों से जो प्रवक्तागण हैं, अन्य विभागों से संबंधित प्रवक्तागणों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने हमें अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए आज ही मंच दिया। तो जैसा कि मुझे पता चला था कि यहाँ पर न केवल समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि अन्य विषयों के भी बच्चे बैठे हुए हैं, है ना? तो मैं कोशिश करूंगी, या यूँ कह दूं कि मैं पहले ही अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दूं कि वैसे तो विषय की छाप होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि बहुत सरलीकृत ढंग से अपनी बात को कह सकूं, बहुत जटिल ना बनाऊं, बहुत जटिल शब्दावलियों का प्रयोग करने से बचूं, जिससे कि आपको जो आज का टॉपिक है, निर्धारित विषय है, उन्नत परिवार के सृजन में नारी शक्ति की भूमिका, इसके अनेक आयामों को छू सकूं और उन पर कुछ विचार कर सकूं और आप लोगों को विचार मंथन के लिए प्रेरित कर सकूं, क्योंकि आगामी परिवार आप ही लोगों से बनने हैं। हम सब जानते हैं कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यानी कि परिवार सभी समाजों में सर्वदा से पाया जाता रहा है, लेकिन जहाँ की जिस समाज की जैसी संस्कृति, परिवार का स्वरूप वैसा ही बनता चला गया। अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के परिवार पाए जाने लगे। जैसा कि मैंने कहा था कि यद्यपि मैं विषय से मुक्त रहने का प्रयास करूंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम विषय से ही बात को उठाते हैं। तो समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्ट कॉम्ट का ये कहना था कि परिवार समाज की इकाई या कोशिका है, यानी कि समाज की मौलिक इकाई है। न केवल अगस्ट कॉम्ट ने, बल्कि बहुत सारे समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों का ये मानना है, यानी हमारे लिए मूलभूत है। परिवार में ही हमारा जन्म होता है, समाजीकरण होता है, पालन पोषण होता है, और फिर हम परिवार में रहते हुए ही समाज के उत्थान में अपना योगदान देते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से एक हैं, इन्होंने भी विकासवाद का विश्लेषण करते समय परिवार, विवाह और नातेदारी को सामाजिक संरचना के निर्माण में प्रमुख माना है। हम बात करते हैं मैकइवर और पेज की। हालांकि आज के दौर में मैकइवर और पेज नाम सुनते ही थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, लेकिन इन्होंने जो परिवार के 3 लक्षण बताए हैं अपनी परिभाषा में, उनका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। पहला, मैकइवर का कहना है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो कि 3 लक्ष्यों की पूर्ति करता है। पहला लक्ष्य है यौन संबंधी लक्ष्य, और दूसरा है प्रजनन संबंधी लक्ष्य, अर्थात संतान का उत्पादन, संतानोत्पत्ति करना, जिससे कि समाज की निरंतरता बनी रहे। तीसरा लक्ष्य है पालन पोषण संबंधी लक्ष्य, यानी कि समाजीकरण करके एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में तब्दील करना, ये बनाना। बच्चों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? लगभग 8 अरब। विश्व जनसंख्या दिवस तभी से मनाया जाना प्रारंभ किया गया था जब हम सब, यानी कि दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के आसपास पहुंची थी, यानी 1989 में, जैसा कि प्राचार्य जी ने भी बताया और जया मैम ने भी आपको बताया। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया। क्यों? लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए कि यद्यपि जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में समाज के विकास में सकारात्मक योगदान करती है, लेकिन जनसंख्या अतिरेक अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। तो
जनसंख्या को आगे बढ़ाने का भार है। परिवार ही जनसंख्या को आगे बढ़ाता है, जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान करता है या समाज की निरंतरता को बनाए रखता है। यूँ कहें तो शायद ज़्यादा उचित होगा। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक बातें करने में अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ी सी बोरियत होने लगती है। तो अब हम बात करते हैं परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे सिद्धांत हैं, सबका जिक्र हम नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ थ्योरीज हमने उठाई हैं, सिर्फ 2। ब्रीफॉल्ट, शायद गलत प्रोनाउंसिएशन था मेरा, ब्रीफॉल्ट ने द मदर्स नामक एक बड़ी मशहूर पुस्तक लिखी और परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया। ब्रीफॉल्ट का कहना था कि सबसे पहले परिवार, पहले तो व्यक्ति झुंड के रूप में रहता था, रिश्ते थे ही नहीं, संबंध, सामाजिक संबंध थे ही नहीं, तो सबसे पहले माता और उनके बच्चों के बीच में संबंध बने, उनसे परिवार बना। लेकिन जब आर्थिक लाभों और आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आकस्मिक रूप से अस्थायी संबंध बने और वो अस्थायी संबंध स्थायी संबंधों में बदलने लगे, यानी एक स्त्री बच्चों सहित किसी एक पुरुष के साथ रहती थी और उसके बाद वो उसमें स्थायित्व पाया जाने लगा, वो स्थायी रूप से साथ में रहने लगी, तो परिवार का जन्म हुआ। ये एक सिद्धांत ऐसा कहता है। बहुत प्रकार की बातें कही गई हैं कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरी हम व्याख्या करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एल.एच. मॉर्गन की। एल.एच. मॉर्गन ने एंशिएंट सोसाइटी नाम की बड़ी मशहूर पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में परिवार के विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। सबसे पहली अवस्था थी समरक्त परिवार, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि लोग झुंड के रूप में रहते थे, उनके बीच में संबंध पाए नहीं जाते थे। विवाह सहोदरों और सहोदरों के बीच में होते थे। सहोदर यानी भाई बहनों के बीच में, मतलब विवाह या जो भी संबंध आप कह लें या यौन संबंध कह लें, उनके लिए कोई नियम नहीं थे उस समाज में, और वो भाई बहनों के बीच में भी होते थे और कजिन्स के बीच में, सहोदर मीन्स कजिन्स के बीच में भी होते थे। इसके बाद परिवार थोड़ा सा विकसित हुआ और आगे पूर्णानुमान परिवार अस्तित्व में आया, जिनको समूह परिवार कह सकते थे कि एक भाइयों का समूह होता था और वो स्त्रियों के साथ विवाह कर लेता था, अधिकांशतः ऐसा होता था, और एक स्त्रियों का समूह होता था या जो कि अन्य पुरुषों के साथ विवाह कर लेती थी। तो इसके बाद तीसरी अवस्था आई सिंडेस्मियन परिवार की। सिंडेस्मियन परिवार एक स्त्री और एक पुरुष से मिलकर बनता था, लेकिन उनको यौन एकाधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था और उस परिवार में जितनी स्त्रियां ब्याही जाती थी उन सबके साथ उसके संबंध होते थे, कुछ इस टाइप की चीज़ थी। फिर इसके बाद चौथी अवस्था में परिवार पहुंचा, जो अवस्था थी पितृसत्तात्मक अवस्था। हम सभी जानते हैं कि आज भी दुनिया के अधिकांश जगहों पर पितृसत्तात्मक परिवार ही पाए जाते हैं। पितृसत्तात्मक जहाँ पर पिता मुखिया होता है, निर्णय निर्धारण का कार्य पिता ही करता है। और इसके बाद जो 5वीं अवस्था थी और सबसे अब तक की सबसे विकसित अवस्था, स्पष्ट रूप से मॉर्गन ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवार के विकास की अंतिम अवस्था हो, लेकिन अब तक की जो सर्वोच्च अवस्था रही है वो रही है एक विवाही परिवारों की, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष के बीच विवाह होता है और उनका एक दूसरे के ऊपर एकाधिकार होता है, वे संतानोत्पत्ति करते हैं और समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। अब हम ये तो रही परिवार की बात कि परिवार क्या है और परिवार आया कैसे। ये बहुत सोच के मैंने कई सारे सिद्धांतों में से 2 प्रमुख सिद्धांत चुने थे जो उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। अब आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं और कि परिवार की व्याख्या 2 संदर्भों में की जाती है, एक पश्चिमी संदर्भ में और दूसरा भारतीय संदर्भ में। पश्चिमी संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। एक नाभिकीय परिवार जो कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से मिलकर बना होता है, और दूसरे विस्तृत परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चों के अलावा कुछ अन्य प्राथमिक संबंधी भी रहते हैं, जैसे कि पति या पत्नी के माता पिता या उनके भाई बहन। तो इसको वहाँ पर विस्तृत परिवार का नाम दिया गया। और हालांकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इतने छोटे छोटे वाक्यों में कह पाना बड़ा असंभव सा लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी तरह से अपनी बात को व्यक्त ना कर पा रही हूँ, लेकिन चूँकि समय की भी सीमा है, प्लस आप लोगों को बहुत बोर भी नहीं करना है समाजशास्त्र वालों को तो अच्छा लग रहा होगा, एंथ्रोपोलॉजी वालों को भी, लेकिन इसके अलावा
शायद बहुत इंटरेस्ट ना आ रहा हो। तो इसके अलावा टॉलकोट पार्सन्स, जो कि आधुनिक समाजशास्त्री माने जाते हैं, अमेरिकन समाज का इन्होंने अध्ययन किया और औद्योगिक समाजों में एक नए प्रकार के परिवार की बात की, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, यानी विलगित नाभिकीय परिवार। बहुत संक्षेप में बताएंगे कि विलगित नाभिकीय परिवार वे हैं जो कि स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड हैं, यानी कि जिनमें प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं लेकिन नातेदारी संबंधी संबंधों का अभाव पाया जाता है। ये मैंने अपने शब्दों में जो पार्सन्स को समझा है वो मैं बता रही हूँ। इसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं मेन मुद्दे पर कि भारतीय संदर्भ में परिवार की व्याख्या कैसे की जाती रही है। बच्चों, भारत में परिवार का एक आध्यात्मिक पक्ष रहा है, यानी कि परिवार की रचना भारतीय परंपरागत भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो परिवार की रचना आध्यात्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिवार की रचना की गई, या परिवार का निर्माण धार्मिक, आध्यात्मिक और धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया। जब हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम हिंदू सोशल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, और आप सबको बताते चलें, याद दिलाते चलें, सबको पता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कुछ मूलभूत आधार रहे हैं, जैसे आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, ऋण, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि संयुक्त परिवार है और जाति है। लेकिन हम जब भारतीय दर्शन के बेसिक्स की बात करते हैं, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की, तो हम यहाँ पर 3 व्यवस्थाओं का उल्लेख करेंगे कि परिवार का निर्माण भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है। और कहाँ से प्राप्त ये शुरू होता है, यानी कि परिवार का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। 4 आश्रम पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ। सीक्वेंस तो नहीं बिगाड़ दिया? सही, हाँ, वानप्रस्थ मुझे लगा। वानप्रस्थ आश्रम तीसरा है और लास्ट में संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही परिवार का निर्माण कोई भी व्यक्ति करता है, और इसके बाद वो क्या करता है? पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करता है। पुरुषार्थ भी 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनकी प्राप्ति का प्रयास गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, यानी परिवार में रहते हुए व्यक्ति करता है। फिर हम बात करते हैं ऋण की। ऋण भी 4 हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और अतिथि ऋण। तो ये जो तीसरा ऋण है, पितृ ऋण, इस ऋण से व्यक्ति परिवार में रहते हुए अपनी निर्धारित भूमिकाओं का संपादन करते हुए अपने संतानों को परिवार में सकारात्मक योगदान देने वाले रूप में जब तैयार कर लेता है तो वो पितृ ऋण से मुक्त होता है, यानी जो पूर्वजों का ऋण था, उसके ऊपर भार था, उससे वो मुक्त होता है। तो ये तो परिवार की व्याख्या भारतीय संदर्भ में होगी। भारतीय संदर्भ में हम और भी कई प्रकारों से परिवार को संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार भी पाए जाते हैं और मातृसत्तात्मक भी। यद्यपि न केवल भारत बल्कि दुनिया के अधिकांश देश पितृ प्रधान हैं, पितृसत्तात्मक हैं। तो मातृसत्तात्मक समुदाय सिर्फ 3 हैं, कुछ अन्य भी नाम लिए जाते हैं लेकिन वे विवादास्पद हैं। पूर्वोत्तर भारत में खासी और गारो समुदाय और दक्षिण भारत में केरल के नायर समुदाय। तो जहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। अभी आगे फिर हम एक बार उल्लेख करेंगे जब हम मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों की बात करेंगे, है ना। संयुक्त परिवार भी 2 तरह के होते हैं, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। और बाकी शेष सभी समुदायों में आमतौर पर पितृसत्तात्मक परिवार ही पाए जाते हैं, जहाँ पर पिता का प्रभुत्व होता है, पिता की सत्ता होती है, पिता के नाम से वंश चलता है। मातृसत्तात्मक परिवारों में क्या होता है? वंशीयता का आधार माता का नाम होता है और मातृसत्ता, मातृस्थानीयता और मातृवंशीयता पाई जाती है। इसके अलावा भारत में संयुक्त परिवार पाए जाते रहे हैं, हालांकि अब धीरे धीरे संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और संयुक्त परिवार विखंडित होकर नाभिकीय परिवारों में बदलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार क्या है? जहाँ पर 3 पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, सामान्य रसोई होती है और साझा संपत्ति के स्वामी होते हैं। इसके अलावा नाभिकीय परिवार सभी जानते हैं कि जिसमें माता पिता और उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के परिवार भारत में पाए जाते हैं। आजकल नाभिकीय परिवार
में पाए जाने लगे हैं, विशेष तौर पर नगरों में, गाँव में भी है। सैद्धांतिक रूप से संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। लोग बाहर से कहते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन ये हमारा अनुभविक अवलोकन है। वहाँ पर सबके किचन अलग अलग होते हैं, सारे भाइयों के किचन, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो संयुक्त परिवार है। और इसके अलावा योगेंद्र सिंह ने, जिन्होंने भारतीय समाज का बड़ा गहन अध्ययन किया है, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध बुक है सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रिलीजन्स, जिसमें इन्होंने एक तीसरे प्रकार की भारत में परिवार की व्याख्या की है, जिसे इन्होंने अनुपूरित नाभिकीय परिवार कहा है। कि जैसे कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार से अलग होकर शिक्षा या व्यवसाय, स्पेशली व्यवसाय के उद्देश्य से शहर में, नगर में बस जाता है और गांव से अपने भाई के बच्चों को, भतीजे को, भतीजी को, किसी को बुला लेता है पढ़ने के लिए, तो वो क्या है, नाभिकीय परिवार से कुछ भिन्न का कहना है कि उन्हें कहा जाना चाहिए। और उन्होंने इसका नामकरण किया अनुपूरित नाभिकीय परिवार, जो कि ना केवल संयुक्त परिवार है और न पूरी तौर से नाभिकीय परिवार है। तो ये तो रही बात परिवारों की। और अब हम आगे शुरुआत करते हैं कि आखिर परिवार में महिला की भर्ती कहाँ से होती है, जो कि आज का मूल मुद्दा है। महिला की भर्ती यानी कि सदस्यता कैसे वो ग्रहण करती है। आप सबने जब परिवार के प्रकार पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा, दो प्रकार हैं, प्रजनन मूलक और रक्त मूलक, है ना, विवाह मूलक और रक्त मूलक। हाँ, विवाह संबंधी और रक्त संबंधी। रक्त संबंधी को ही शायद प्रजनन मूलक, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ रिक्रिएशन, हिंदी में हाँ रिप्रोक्रिएशन। और वो हिंदी में बहुत सारे अनुवाद होते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो महिला एक तो सबसे पहले रक्त परिवार की, रक्त मूलक परिवार की सदस्य बनती है, जिस परिवार में उसका जन्म होता है। और इसके पश्चात जिस परिवार में वो विवाह होकर, विवाह के माध्यम से सम्मिलित होती है, वो परिवार वो हुआ विवाह मूलक परिवार। इसके बाद जब वो सदस्यता ग्रहण कर लेती है, स्वतः स्वाभाविक रूप से जहाँ पर पैदा हुई है या जहाँ पर विवाह के द्वारा गई हुई है, समाज ने दिया है या उसने स्वयं बनाया है, जो भी है, तो वहाँ से महिला का परिवार में योगदान या भूमिका प्रारंभ होती है। महिला के परिवार में के सृजन में जो योगदान है, उसको जब मैंने खंगालने की कोशिश की तो कुछ बिंदु सामने निकल कर आए। जैसे आप ये देख सकते हैं कि परिवार में नारी का जो सबसे बड़ा महत्व है या भूमिका है, वो है परिवार की निरंतरता को बनाए रखना। जब विवाह के पश्चात एक स्त्री, एक नारी परिवार में सदस्यता ग्रहण कर लेती है, तब वो संतानोत्पत्ति करती है और परिवार की निरंतरता को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। और यहीं से उसकी भूमिका आगे बढ़ती है और प्रारंभ होता है समाजीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी का। यानी कि महिला एक माता के रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और अपने बच्चों का समाजीकरण करती है। इसके अलावा आप देखें तो महिलाओं की परिवार के सृजन में जो अन्य एक महत्वपूर्ण भूमिका आज के दौर में बनती जा रही है, वो है आर्थिक भूमिका। आर्थिक भूमिका को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो नारी अब मात्र उपभोक्ता नहीं बची है, बल्कि वह उत्पादन कर्ता भी बन गई है। बच्चों इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और कुछ महिलाएं जो कि आमतौर पर लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं थीं, उनकी आर्थिक भागीदारी मध्यवर्गीय और उच्च वर्गीय महिलाओं से कहीं ज़्यादा रही है। वे बहुत पहले से घर से बाहर निकलती रही हैं और अर्थ अर्जन करती रही हैं। और लेकिन अब धीरे धीरे मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों में भी ट्रेंड चेंज हुआ है, प्रवृत्ति बदली है और महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग परिवार को देने लगी हैं अर्थोपार्जन में। अर्थोपार्जन के जरिए वे बच्चों का बेहतर पालन पोषण कर पाती हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाती हैं, इवन कहना चाहिए कि पूरे परिवार की ही मजबूत आर्थिक स्थिति प्रदान करती हैं और उन्हें जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं दे पाती हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाती हैं। और अगली भूमिका अगर देखी जाए तो महिलाओं का धीरे धीरे निर्णय
लेवल में योगदान बढ़ता जा रहा है। यानी उनके अपने बारे में, उनके बच्चों के बारे में पहले महिलाएं हाशिए पर रखी जाती थीं, लेकिन अब वे मुख्य धारा में शामिल की जाने लगी हैं और निर्णय में उनकी भी भागीदारी बढ़ चढ़कर होने लगी है। यानी उनसे भी राय मशविरा किया जाता है और बच्चों के बारे में वे भी कुछ चीज़ें तय करने लगे हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महिला का परिवार के सृजन में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है सांस्कृतिक भूमिका। न केवल वो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नारी बच्चों में अपनी पिछली पीढ़ी से जो उसने सीखा है, सांस्कृतिक मूल्य सीखे हैं, परंपराएं प्रथाएं सीखी हैं, उनको हस्तांतरित करती है, बल्कि यह भी पाया गया कि उन्नत परिवार क्या है, यहाँ पर हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं, हालांकि आगे अभी हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्नत परिवार वे परिवार हैं जहाँ पर निर्णय लेने में परिवार के सभी सदस्यों की बराबर की भागीदारी होती है। वे परिवार प्रजातांत्रिक होते हैं, अपने विषय में न केवल अपने विषय में निर्णय ले सकते हैं, बल्कि दूसरे घर के सदस्यों के बारे में भी वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इन परिवारों को तमाम नामों से जाना गया है, समन्वयवादी परिवार या फिर प्रगतिशील परिवार, अभी हम आगे उनकी चर्चा करेंगे। बच्चों, एक चीज़ देखा गया कि जब हम परिवार के सृजन में किस प्रकार से महिलाओं की सांस्कृतिक स्तर पर भूमिका रहती है, इसका जब हम आकलन करते हैं तो पाते हैं कि उन्नत परिवारों में भी महिलाओं पर ही परंपराओं को आगे बढ़ाने का भार है, उनको संरक्षित रखने का भार है और स्पेशली अनुष्ठानों के निष्पादन का भार है। यहाँ पर हम सब बहुत सारी वर्किंग महिलाएं उपस्थित हैं, कामकाजी महिलाएं, लेकिन जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उस दिन हम जल्दी उठते हैं सुबह सुबह और उठ के जल्दी से पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद फिर अपनी दूसरी भूमिका में आते हैं, अपने वर्क प्लेस पे आते हैं और कार्यक्षेत्र में आते हैं। और तो इस तरह से देखा जाए तो एक पुरुष की तुलना में परंपरा को आगे बढ़ाने का भार भी महिला के ही ऊपर है। तो हमने 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की कि महिला का परिवार के सृजन में जो योगदान है। नंबर 1, परिवार की निरंतरता को महिला बनाए रखती है। नंबर 2, समाजीकरण में, बच्चों के समाजीकरण में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला माँ को प्रथम गुरु भी कहा जाता है कि बच्चा सबसे पहले बोलना हंसना अपनी माँ से सीखता है और उसके बाद अन्य सदस्यों से। और तीसरा जो मुख्य मुद्दा था कि महिलाओं की आर्थिक भूमिका, आर्थिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। अब वे अर्थोपार्जन में बहुत सशक्त रूप से भागीदार बनने लगी हैं परिवार के, यानी परिवार की आर्थिक परिस्थिति को ऊपर उठाने में मददगार साबित हो रही हैं। जो चौथा बिंदु था वो निर्णय निर्धारण में महिलाओं का योगदान बढ़ता जा रहा है। और 5वां बिंदु है कि सांस्कृतिक भूमिका बहुत पहले भी महिलाओं के परिवार में उल्लेखनीय रही है और आज भी अत्यंत उल्लेखनीय है। अब हम बात करते हैं कि ये जो उन्नतशील या प्रगतिशील परिवार है, हमने बच्चों अभी कहा था कि आगे चल के हम विस्तार से बात करेंगे कि ये प्रगतिशील या उन्नतशील परिवार है क्या। जब अमेरिका में प्रगतिशील आंदोलन का जन्म हुआ तो वहाँ से उस आंदोलन से समाज की सभी संस्थाएं प्रभावित हुई और परिवार संस्था भी प्रभावित हुई। परिवार के संदर्भ में भी प्रगतिशीलता की बातें की जाने लगी। तो ये विचार वहाँ से जन्मा कि परिवार में पुरुष का जो वर्चस्व रहता है, पुरुष के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, उसको स्त्रियों तक हस्तांतरित किया जाए और समान भागीदार बनाया जाए कि स्त्री और पुरुष मिलकर परिवार के बारे में निर्णय लें। तो एक ऐसा परिवार अभी निष्कर्ष रूप में हम फिर से चर्चा करेंगे कि जो कि आपसी साझेदारी के साथ अपना विकास करे और समाज के विकास में योगदान दे। तो हम बात करते हैं कि उन्नत या प्रगतिशील परिवार के सृजन में महिलाओं की भूमिका के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। तो बच्चों, तेजी से परिवर्तन घटित हो रहे हैं और पहले इतने बड़े पैमाने पर महिलाएं और स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं, लेकिन अब शिक्षा ग्रहण करने और व्यवसाय के उद्देश्य से, रोजगार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और या फिर व्यवसायों को भी संभाल रही हैं। अगर नौकरी नहीं कर रही हैं तो व्यवसाय
व्यवसाय अपने चला रही हैं, तो उनके समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ उत्पन्न होती जा रही हैं। सबसे पहली चुनौती है कि महिलाओं की द्वैतपूर्ण परिस्थिति, यानी कि वो दुविधा में रहती हैं। मूल्य, कौन सा मूल्य चुने, वे परंपरागत मूल्यों को ढोती रहें या फिर नए मूल्यों को स्वीकार करें, या उन मूल्यों को स्वीकार करें जो उनका जीवन सहज और सरल बनाते हैं, या फिर वो जो परंपरा से उन्हें मिले हैं उन मूल्यों का दायित्व ढोते रहें। इसको लेकर वे द्वंद्व में रहती हैं और अपनी भूमिका बहुत बार वे तय नहीं कर पाती हैं और विभ्रम की स्थिति बनी रहती है। या जैसे जब विभ्रम की स्थिति बनती है तो क्या होता है, दूसरी चुनौती का जन्म होता है भूमिका तनाव, भूमिका संघर्ष का, है ना। भूमिका तनाव और भूमिका संघर्ष उत्पन्न होता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो बड़ी संक्रमणशीलता की स्थिति बनी हुई है और बहुत सारे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के और सामाजिक सशक्तिकरण के, जागरूकता पनपने के बहुत सारे सकारात्मक फायदे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मूल्य महिलाएं दूसरे वे में चुका रही हैं और भूमिका संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति से गुजर रही हैं। एक अन्य चुनौती भी है कि नारी की जो बढ़ती हुई जागरूकता है और परिवार में उसकी जो बढ़ती हुई भागीदारी है, भूमिका है, उससे बहुत बार देखा गया है कि परिवारों का विघटन भी हो रहा है, परिवार विखंडित भी हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस चेंज को स्वीकार करने के साथ साथ परिवार को विखंडन से बचाया जाए और स्पेशली महिलाओं की परिस्थिति को ऊंचा उठाते हुए, परिवार में उनकी भागीदारी को बढ़ाते हुए कैसे परिवारों का विखंडन रोका जाए। जब महिला शिक्षित होती है, जागरूक होती है, तो वो अपने बारे में सोचने समझने की क्षमता विकसित कर लेती है और वो सही और गलत का प्रतिकार करने लगती है। तो आर्थिक सशक्तिकरण परिवार के विकास में हालांकि सकारात्मक योगदान दे रहा है, लेकिन इससे तीन चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। एक तो महिलाएं अपने प्रति हो रहे शोषण का प्रतिकार और विरोध करने लगी हैं, और दूसरा मतलब ये इतनी चुनौतियों के बाद भी कि महिलाओं की परिस्थिति में अभी भी द्वैत पाया जाता है, भूमिका संघर्ष की स्थिति पाई जाती है और जागरूकता बढ़ने से, सशक्तिकरण बढ़ने के साथ साथ परिवार का विखंडन बढ़ा है, उसकी दर बढ़ी है। इसके बावजूद भी परिवार कहीं न कहीं सकारात्मक साबित हो रहा है, या नारी का योगदान परिवार में सकारात्मक साबित हो रहा है। वो अपने प्रति हो रहे शोषण का प्रतिकार करने लगी है। 3 बिंदुओं में मैंने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरा, वो परिवार के आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा भी अपनी स्थिति को और ज़्यादा दृढ़ बना रही है। और तीसरा ये है कि समतावादी मूल्यों को विकसित करके भी महिला किसी भी परिवार को प्रगतिशीलता की ओर ले जा सकती है। अब शायद हो सकता है कि मैं कितना अपनी बात को कह पा रही हूँ। और तो समतावादी मूल्यों को विकसित करके कैसे कि स्त्री को भी जन्म देती है और पुरुष को भी, यानी बेटे और बेटी दोनों को जन्म देती है। अगर वो समानता के मूल्य दोनों बच्चों को एक समान तरीके से प्रदान करें और लड़कों के साथ विशेष प्रकार का व्यवहार न करें, बेटी और बेटे के साथ एक जैसा व्यवहार करें, तो शायद ये जो पुरुषवादी सोच है स्वाभाविक रूप से बच्चों के मन मस्तिष्क से दूर होती जाए और शायद महिलाओं के का योगदान और महिलाओं की भूमिका और अधिक सशक्त हो पाए और महिलाओं की परिस्थिति में और ज़्यादा बेहतर ढंग से सुधार हो सके। इसके बाद कुछ मैंने सुझाव कुछ बिंदुओं में आप लोगों के सामने रखने के लिए कुछ बिंदुवार लिखे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब महिला का समाजीकरण हो, क्योंकि हमने परिवार के बारे में समझा, परिवार क्या है, परिवार की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास किया और इसके पश्चात परिवार में स्त्री कैसे सदस्यता ग्रहण करती है और वहीं से सदस्यता ग्रहण करते ही उसकी भूमिका शुरू हो जाती है और दोनों परिवारों में उसकी भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जिस परिवार में वो जन्म लेती है वहाँ पर उसकी भूमिका दूसरे प्रकार की होती है, जिस परिवार में वो विवाह होकर जाती है वहाँ पर उसकी भूमिका दूसरे प्रकार की होती है। कुछ विषय
विशेषाधिकार हैं जो उसे विवाह मूलक परिवार में मिलते हैं, और कुछ परंपरागत भारतीय समाज की बात करें तो रक्त मूलक परिवार में महिलाओं को विवाह न होने तक की स्थिति तक ही रक्त मूलक परिवार में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और जैसे ही वे दूसरे परिवार में पदार्पण करती हैं उनके वे अधिकार वहीं से छिन जाते हैं और वे दूसरे परिवार के सदस्य मानी जाने लगती हैं। लेकिन यहाँ भी बड़ी अजीब वो स्थिति है, बड़ी द्वंद्व वाली और विरोधाभासी स्थिति है कि स्त्री इस परिवार में भी, चूंकि पितृसत्तात्मक परिवार है, इसलिए परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का बोलबाला रहता है, निर्णय निर्धारण में उनका वर्चस्व रहता है, पति का रहता है, और स्त्रियों को उसके मुकाबले थोड़ा सा कम अधिकार मिलता रहा है। लेकिन अब स्थितियाँ धीरे धीरे बदल रही हैं। कैसे महिलाओं की भूमिका को परिवार में और अधिक सशक्त बनाया जाए, इसके लिए मैंने कुछ बिंदु निकाले हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कि पहला है कि नारी का व्यक्तित्व एकांगी न होने पाए, व्यक्तित्व दृढ़ रहे लेकिन साथ में लचीलापन भी बना रहे। पढ़ लिख लिया तो अब किचन में बिल्कुल काम नहीं करना है, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो ये कोई बात नहीं हुई। अगर आपकी भूख लगती है, आपको खाना खाने की आवश्यकता होती है, महसूस होती है, तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी। तो कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व ऐसा हो जो कि परंपरागत मूल्यों के साथ और आधुनिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाला हो, और जो परंपरागत चीज़ें या आवश्यक चीज़ें, जो इनिशियल चीज़ें हैं, बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, उनको आप ना छोड़ें इसलिए कि आप बहुत शिक्षित हैं या बहुत सुदृढ़ हैं या आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हैं। दूसरा है कि महिलाओं की परिवार में भूमिका कैसे और अधिक सुदृढ़ की जाए या परिवार के सृजन में उनकी भूमिका को कैसे और बढ़ाया जाए, वो है उन्हें शिक्षित करके। जब जितना ज़्यादा महिलाएं शिक्षित होंगी उतना ज़्यादा न केवल वे अपने बारे में निर्णय ले पाएंगी बल्कि पूरे परिवार के बारे में निर्णय ले पाएंगी, अपने बच्चों को भविष्य के संदर्भ में सुझाव दे पाएंगी, और अपने प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है उनके उसमें क्या गलत है, कहाँ पर उनका शोषण हो रहा है और कहाँ पर वो उनके अंदर जो अपनी क्षमताएं हैं उन सबको सोचने समझने की शक्ति का विकास कैसे होगा, शिक्षा के माध्यम से। तो बड़े पैमाने पर महिलाओं की शिक्षा को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा है कौशल विकास करके। चूँकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है और देखा सुना है, अनुभव किया है कि बेटों का महत्व संभवतः इसलिए है, मैत्रेयी पुष्पा जो कि बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत पहले कहीं पर ये लिखा था कि बेटों का महत्व इसलिए है क्योंकि बेटे परिवार का पालन पोषण करते हैं, अर्थोपार्जन करके लाते हैं। लेकिन अब बेटियों का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वही कार्य बेटियां करने लगी हैं, है ना। तो ये काम कैसे कर पाएंगी, पहली तो शिक्षा के द्वारा और दूसरा कौशल विकास के द्वारा, यानी कुशलता। जब उनके अंदर स्किल होगी तब वे चाहे नौकरी के माध्यम से चाहे व्यवसाय के माध्यम से वे अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएंगी। तो इसके बाद अगला बिंदु है कि उनके श्रम के मूल्य को स्वीकार व निश्चित किया जाए। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के श्रम का कोई मूल्य नहीं होता। महिलाएं कपड़े धोती हैं, रसोई में खाना बनाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, ये सारे कार्य हम अन्य व्यक्तियों से कराते हैं तो उसके लिए कुछ पे करते हैं, लेकिन महिलाओं को हम कुछ अलग से पे नहीं करते। तो एक तरह से अतिरिक्त मूल्य सृजित करते हैं। एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के मूल्य का कोई श्रम नहीं होता। तो इसको स्वीकार किया जाना चाहिए और उनके श्रम का मूल्य भी दिया जाना चाहिए, है ना। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें इसका मूल्य मिलता है सुरक्षा प्रदान करके और उनको जो भावात्मक जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करके। तो लेकिन फिर भी चूंकि अर्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीवन को जीने के लिए, तो मुझे लगता है कि परिवार की जो टोटल इनकम है उसका कुछ हिस्सा महिलाओं को जरूर देना चाहिए उसके बदले में। नेक्स्ट है कि ऐसे नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाए जो जिससे कि महिलाओं की भूमिका और अधिक सकारात्मक बन सके परिवारों में। इसको
के माध्यम से समझेंगे कि वर्तमान समय में जैसा कि देखा जा रहा है कि एक मतलब चलन सा है, एक ट्रेंड है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर हैं वे स्त्रियां विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि परिवार के उत्तरदायित्व से बचना चाहती हैं, है ना। तो और वो परिवार में भर्ती नहीं होना चाहती, मतलब परिवार की सदस्यता नहीं लेना चाहती हैं। और इससे क्या हो रहा है, नई नई संकल्पनाओं का जन्म हो रहा है, जैसे लिविंग रिलेशनशिप। विवाह नहीं करेंगे लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। इससे क्या होता है कि स्थायित्व कम पाया जाता है, स्थायित्व नहीं रहता और इन संबंधों में, और अपेक्षाकृत और दूसरा असुरक्षा की भावना पाई जाती है महिलाओं में, और प्रायः ऐसी महिलाएं अवसाद से ग्रसित हो जाती हैं। तो अनेक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इससे उत्पन्न हो रही हैं। तो बच्चियों का पालन पोषण इस तरह से होना चाहिए कि वे परिवार की संकल्पना को स्वीकार करें, उसमें सदस्यता ग्रहण करें और बखूबी उसका निर्वाह करें, जिससे कि समाज के विकास में सकारात्मक योगदान दिया जा सके। और नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य और पोषण पर अतिरिक्त बल दिया जाए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये कहावत बहुत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और महिलाओं को चूँकि उनके अंदर प्रजनन की क्षमता होती है, बच्चों को जन्म देना होता है, इसलिए उनको और ज़्यादा शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। और इसके लिए बचपन से ही जागरूकता परिवारों में फैलाई जानी चाहिए। और माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली माता का बहुत रोल है कि वो कैसे अपनी बच्चियों को के अतिरिक्त पोषण पर ध्यान दें। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। जो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं उनकी तो परिवार में भूमिका बहुत सुदृढ़ है, सशक्त है और उनकी भागीदारी अन्य महिलाओं से ज़्यादा है। लेकिन जो महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हैं उनको कैसे सशक्त बनाया जाए। इस संदर्भ में हम एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कि संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, हम हिंदू सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज की बात कर रहे हैं। भारत में परंपरागत रूप से संपत्ति से संबंधित दो प्रकार के कानून पाए जाते रहे हैं, एक मिताक्षरा और दूसरा दायभाग। मिताक्षरा के जनक विज्ञानेश्वर हैं और दायभाग के जीर्णोद्वाहन। मिताक्षरा कानून क्या होता था, जिसके अंतर्गत पुत्र को पर्सनली माना जाता था, संपत्ति का जन्म सिद्ध अधिकारी माना जाता था। पिता के बाद पुत्र को संपत्ति मिलती थी। और ये असम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में संपत्ति से संबंधित ये नियम लागू था। लेकिन असम और बंगाल में मिताक्षरा कानून पाया जाता था, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि पिता की मृत्यु के पश्चात या अगर पिता जीवित रहते हुए पुत्र के नाम संपत्ति लिख दे तभी पुत्र को संपत्ति मिलती थी। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जब पारित हुआ तो इन दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया गया और स्त्री और पुरुष को समान संपत्ति का अधिकार मिला। उसमें एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मुख्य मुख्य तथ्यों की हम विवेचना करेंगे कि एक संशोधन हुआ 2005 में, मेरे ख्याल से अगर डेट भूल नहीं रही हूँ तो 9 सितंबर 2005 में एक हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें बेटे और बेटियों को संपत्ति का समान अधिकार दिया गया। लेकिन उसमें एक चीज़ ये जोड़ दी गई कि 9 सितंबर 2009 तक यदि 9 सितंबर 2005 तक यदि पिता जीवित हों तो। अब इससे बड़ी अस्पष्टता आ गई। इसको जब आप खुद पढ़ेंगे ना तब ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी बच्चों। इससे बहुत अस्पष्टता आ गई और 11 अगस्त 2020 को 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक और फैसला दिया, जिसमें पुत्री को पिता की संपत्ति में यानी पैतृक संपत्ति में बेटे के समान को पर्सनली माना गया है, यानी जन्म सिद्ध अधिकारी माना गया है। और ये कहा गया है कि पिता जीवित हो या ना हो, बेटे के समान ही उसे अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों विसंगति ये है कि ये अधिकार ना तो परिवार देता है स्त्रियों को और ना स्त्रियां मांगती हैं। क्यों? संबंधों की कीमत नहीं चुकाना चाहती। वो नहीं चाहती हैं कि मायके पक्ष के संबंध उनके खराब हों,
इसलिए वे स्त्रियाँ बहुत बार ससुराल में बहुत कष्ट होता है, विवाह मूलक परिवार में रहते हुए अनेक समस्याओं का सामना करती हैं, लेकिन वे अपना अधिकार नहीं मांगती। तो ये अभी हमने कुछ दिन पहले मन की बात में एक बार लिखा भी था, और जहाँ भी मुझे मंच मिलेगा मैंने ये सोच रखा है कि मैं ये सुझाव जरूर दूंगी कि ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। जैसे पिता की मृत्यु के बाद बेटों और उसकी विधवा पत्नी को में संपत्ति के हिस्से लग जाते हैं, वैसे ही अगर संतान बेटी भी है उसका भी हिस्सा लग जाना चाहिए। वो मांग क्यों करे, मतलब मांग शब्द हटना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वतः इतनी संपत्ति मिल जाएगी जिससे कि वो अपना जीवन यापन उसी प्रकार से कर सके जैसे कि उनके भाई जीवन यापन करते रहे हैं। तो अपनी बात को शायद मैंने बहुत ज़्यादा बिखरा दिया है और इसको समेटने की कोशिश करते हैं कि हमारे हमारा आज का मुख्य विचार बिंदु है वो है उन्नत परिवार के सृजन में स्त्रियों की भूमिका या नारी शक्ति की भूमिका। तो हम फिर से एक बार बात करेंगे कि उन्नत परिवार यानी डेमोक्रेटिक फैमिली, और मैंने कहीं पर शायद जब मैं पढ़ रही थी, अध्ययन कर रही थी, तो मैंने कुछ लिखा भी था कि प्रगतिशील या उन्नतशील जो परिवार है वहाँ पर वर्चस्व के स्थान पर साझेदारी की भावना लाई जानी चाहिए। और वैसे भी सिंक्रेटिक फैमिली की बात पहले से की जाती रही है, जो परिवार समन्वयवादी होता है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष अपने परिवार से संबंधित सभी निर्णय मिलजुल कर लेते रहे हैं। तो इस तरह की संकल्पनाओं को लाकर स्त्रियों को शिक्षित प्रशिक्षित करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि संपूर्ण समाज में जागरूकता लाकर और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, महिलाओं के प्रति, महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना के हम स्त्री का जो परिवार में महत्व है, जो परिवार के सृजन में उसकी भूमिका